हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सेकेंड पेपर की सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे। पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांत, योजना एवं उपागम, प्रिंसिपल प्लानिंग एंड अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पूरी यूनिट एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आप इन नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। जब हम पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांतों की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है, पाठ्यचर्या विकास से हमारा क्या मतलब है, करिकुलम डेवलपमेंट। तो हम कहते हैं पाठ्यचर्या विकास एक व्यापक एवं निरंतर गति से चलने वाली प्रक्रिया है। समाज की आवश्यकताएं समय के साथ साथ बदलती रहती हैं, समाज परिवर्तनशील है, ठीक है, जिसका सीधा प्रभाव वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है, क्योंकि शिक्षा जो है समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है। अतः शैक्षिक पाठ्यक्रम में भी समय के साथ साथ परिवर्तन की आवश्यकता होती रहती है। कुछ नए विषय जोड़े जाते हैं, पुराने विषय हटा दिए जाते हैं। इस प्रकार शिक्षा शास्त्रियों एवं विद्वानों द्वारा पाठ्यचर्या में समय समय पर किए गए परिवर्तनों को हम पाठ्यचर्या विकास कहते हैं, पाठ्यक्रम विकास कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सिद्धांत का मतलब क्या होता है, ऐसे जो है ऐसी बातें जो हमें बताएं कि कोई कार्य किस तरह से होता है, तो पाठ्यचर्या विकास किस तरह से किया जाए, ये हमें बताते हैं पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो पाठ्यचर्या संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है। पाठ्यचर्या को केंद्र में रखकर ही संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था चलती है। यही वो धुरी है जिस पर संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था घूमती है। प्रभावी पाठ्यचर्या की रचना के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों की सहायता ली जाती है। सबसे पहला सिद्धांत क्या है, छात्र केंद्रिता का सिद्धांत। दूसरा है विषय केंद्रिता का सिद्धांत। तीसरा है क्रिया केंद्रिता का सिद्धांत और चौथा है समुदाय केंद्रिता का सिद्धांत। यही हमारे 4 सिलेबस में है। इसके अलावा सिद्धांत तो और भी हैं, जैसे तत्परता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। लेकिन इस वीडियो में हम 4 की ही बात करेंगे, छात्र केंद्रिता का सिद्धांत, विषय केंद्रिता का सिद्धांत, क्रिया केंद्रिता का सिद्धांत और समुदाय केंद्रिता का सिद्धांत, जो कि हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले छात्र केंद्रिता का सिद्धांत, स्टूडेंट सेंटर्ड प्रिंसिपल। तो छात्र केंद्रिता, जो छात्र को केंद्र में रखे, ऐसा सिद्धांत जो छात्र को केंद्र में रखने की बात करें। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम का विकास छात्रों को केंद्र में रखकर किया जाए, क्योंकि छात्र केंद्रिता का सिद्धांत है जिसमें बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाए। हर बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, उनकी रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का विकास किया जाए। इस पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। इस सिद्धांत का प्रारंभ जॉन डेवी के लेबोरेटरी स्कूल से हुआ। इसके प्रमुख गुण निम्न है। सबसे पहला गुण क्या है कि यह सिद्धांत छात्रों की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं, संवेगों आदि को ध्यान में रखता है। इसके अलावा ये पाठ्यक्रम बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट पर बल देता है। ऐसा नहीं है कि बालक को केवल पुस्तकीय ज्ञान रटा दिया जाए, ठीक है, उसका हर एस्पेक्ट में विकास किया जाए। बाल केंद्रित होने के कारण ये सिद्धांत मनोवैज्ञानिक भी है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत वही कहलाते हैं जो बाल केंद्रित हो, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व दिया है। इसके बाद दूसरा आता है विषय केंद्रिता का सिद्धांत। तो विषय केंद्रिता, जो बालक को केंद्र में ना रखे, किसको केंद्र में रखे, विषय को केंद्र में रखे, सब्जेक्ट सेंटर्ड थ्योरी, सब्जेक्ट सेंटर्ड प्रिंसिपल। ये सिद्धांत बालकों की अपेक्षा पाठ्यक्रम विषयों एवं पाठ्य पुस्तकों को अधिक महत्व देता है, ठीक है, पाठ्य पुस्तकों को अधिक महत्व देता है, पाठ्यक्रम विषयों को अधिक महत्व देता है। इसीलिए तो है विषय केंद्रिता का सिद्धांत। और छात्रों को गौड़ स्थान देता है, दूसरे नंबर का स्थान छात्रों को देता है। पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल दिए जाने के कारण इसे हम पुस्तक केंद्रित सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। विषय केंद्रित सिद्धांत है, इसको हम पुस्तक केंद्रित भी सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद क्रिया केंद्रिता का सिद्धांत, एक्टिविटी सेंटर्ड थ्योरी। तो क्रिया केंद्रिता, जो छात्रों की क्रियाकलापों, क्रिया पर बल दे, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया केंद्रिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रणेता देने वाले अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी थे। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम का विकास बालक की क्रियाओं को ध्यान में रखकर किया जाए, ठीक है, क्रियाकलापों को
ध्यान में रखकर किया जाए, जिससे बालकों का शारीरिक व मानसिक विकास ठीक प्रकार से हो सके। बालक की आवश्यकताएं और रुचियों पर आधारित पाठ्यक्रम को बालक अत्यंत पसंद करते हैं। जब क्रिया पर केंद्रित होगा, बालक की रुचियों के अनुसार होगा, तो बच्चे उसको पसंद करेंगे। नेक्स्ट आता है समुदाय केंद्रितता का सिद्धांत, कम्युनिटी सेंटर्ड प्रिंसिपल। तो समुदाय केंद्रितता का सिद्धांत हमें ये बताता है कि हर बच्चे का अपना एक ग्रुप होता है, समुदाय होता है, और पाठ्यक्रम का विकास उनके समुदाय की आवश्यकताओं, कर्तव्यों को ध्यान में रखकर किया जाए, समुदाय को ध्यान में रखकर किया जाए। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में सामंजस्य बिठाना, ठीक है, समाज के साथ तालमेल बिठाना, समायोजन बिठाना उसकी प्राथमिकता है। हर व्यक्ति के अपने समुदाय के प्रति कुछ कर्तव्य और उत्तरदायित्व होते हैं। यही हमें बताता है कि समुदाय केंद्रितता का सिद्धांत बताता है इन कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का विकास किया जाए। ये सिद्धांत हमें बताता है कि पाठ्यक्रम विकास करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाए कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे बालक के व्यक्तित्व के साथ साथ समुदाय का विकास एवं कल्याण भी किया जा सके, समुदाय का भी कल्याण हो, समुदाय का भी विकास हो। इसके बाद आते हैं पाठ्यक्रम विकास के उपागम, ठीक है, अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो उपागम, सबसे पहले तो आपको उपागम का मतलब पता होना चाहिए। उपागम को हम अंग्रेजी में कहते हैं अप्रोचेस, और अप्रोच का मतलब क्या होता है, किसी के पास जाना, ठीक है, किसी के निकट जाना कहलाता है अप्रोच। जैसे हम सिंपल कहते हैं कि हम किसी को अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि उसके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। जैसे पाठ्यक्रम विकास के उपागम, तो पाठ्यक्रम विकास किस तरह से किया जाए, पाठ्यक्रम विकास के पास जाने को, निकट जाने को हम कहते हैं पाठ्यक्रम विकास के उपागम। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। ये प्रभावपूर्ण शिक्षण और अर्थपूर्ण अधिगम को अग्रसर करने के लिए अधिगम करता है, यानी कि शिक्षक उपयुक्त उपागम का प्रयोग करते हैं। अधिगमकर्ता और शिक्षक, यानी कि शिक्षार्थी और शिक्षक उपयुक्त उपागम का प्रयोग करते हैं, कुछ अप्रोचेस का प्रयोग करते हैं। उपागम के अर्थ को स्पष्ट करते हुए शिक्षा शब्द को उसमें लिखा गया है कि उपागम अधिगमकर्ताओं के लिए शिक्षण में इसके प्रयोग एवं उपयोगिता का मूल्यांकन करने के द्वारा नवीन विषय वस्तु को परिचित करने की एक विधि है। पाठ्यचर्या उपागम पाठ्यचर्या विकास एवं उसको क्रियान्वित करने संबंधी विविध पक्षों के विषय में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त संगठन प्रतिमान है। दूसरे शब्दों में पाठ्यचर्या उपागम एक योजना है जिसका शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को अधिगम अनुभवों अर्थात क्रिया प्रदान करने के लिए अनुसरण करते हैं। पाठ्यचर्या विकास कैसे किया जाए, ठीक है, पाठ्यचर्या विकास में किन शिक्षण विधियों, किन पाठ्य सहगामी क्रियाओं को महत्व दिया जाए, ये हमें बताते हैं पाठ्यचर्या विकास के उपागम। तो निम्न उपागम हैं कौन कौन से? प्रणाली विश्लेषण उपागम, सबसे पहला है प्रणाली विश्लेषण उपागम, सिस्टम एनालिसिस अप्रोच। दूसरा है एकीकृत उपागम, या इसको हम समेकित उपागम भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच। तीसरा है मानवतावादी उपागम या मानववादी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। और फोर्थ है अनुशासनात्मक या विषयक उपागम, ठीक है, डिसिप्लिनरी अप्रोच। इसके बाद लास्ट हम पढ़ेंगे अंतःविषयक, या इसको हम अंता अनुशासनात्मक उपागम भी कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो अब सबसे पहले की बात करते हैं प्रणाली विश्लेषण उपागम, सिस्टम एनालिसिस अप्रोच। तो प्रणाली विश्लेषण यानी कि सिस्टम पर जो जोर दे, इस उपागम के माध्यम से पाठ्यक्रम विकास के लिए विषय वस्तु के तथ्यों एवं अधिगम अनुभवों को इस प्रकार संगठित एवं नियोजित किया जाता है जिससे सीमित स्रोतों एवं संसाधनों से शैक्षिक लक्ष्यों की सम्यक का अर्थ होता है ठीक, सम्यक प्राप्ति हो सके और शक्ति एवं संसाधनों का व्यय कम हो। प्रणाली विश्लेषण उपागम को आप ऐसे समझिए कि सीमित स्रोतों और संसाधनों से शैक्षिक लक्ष्यों की ठीक प्राप्ति हो, अच्छी तरह से प्राप्त हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिस्टेमेटिक अप्रोच, ठीक है। सिस्टेमेटिक अप्रोच का मतलब क्या है? जो काम सिस्टम से किया जाए, सीमित संसाधनों में ही अगर ठीक प्रकार से शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही है, वो किससे होगी? प्रणाली विश्लेषण उपागम से होगी। प्रणाली विश्लेषण उपागम के संबंध में शिक्षा शब्दकोश में लिखा गया है कि प्रणाली विश्लेषण एक अध्ययन उपागम है जो जोखिमों, प्रभावपूर्णता एवं विकल्पों के मूल्यों की तुलना द्वारा विविध लक्ष्यों एवं निष्कर्षों के मध्य अच्छे परिणामों को देता है। संभावित विकल्पों के मध्य अधिमानित चयन की पहचान करने के लिए निर्णय लेने वाले की सहायतार्थ अविकल्पित है। इसके बाद प्रणाली विश्लेषण उपागम के गुण, ठीक है।
सबसे पहला गुण क्या है कि ये पाठ्यक्रम विकास के लिए उपयोगी उपागम है, क्योंकि जब सीमित स्रोतों एवं संसाधनों में सम्यक शैक्षिक लक्ष्य प्राप्त होंगे तो ये पाठ्यक्रम विकास की एक अच्छी अप्रोच है, अच्छा उपागम है, ठीक है, उपयुक्त एवं उपयोगी उपागम है। दूसरा गुण है ये इस उपागम के आधार पर विषय वस्तु एवं अधिगम अनुभवों को इस प्रकार नियोजित एवं संगठित किया जाता है जिससे शक्ति संयम एवं संसाधनों का अपव्यय ना हो, दुरुपयोग ना हो, ठीक है। ये पाठ्यक्रम विकास हेतु विषय वस्तु के तथ्यों एवं अधिगम अनुभवों के चयन हेतु वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो वैज्ञानिक आधार सिस्टेमेटिक वे जो है प्रदान करता है, सीमित संसाधनों में सम्यक प्राप्ति होती है। इस उपागम की सहायता से पाठ्यक्रम के विकास में सीमित स्रोतों एवं संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है जिससे शक्ति संयम एवं संसाधनों का दुरुपयोग ना हो, अपव्यय ना हो। इसके बाद आती हैं सीमाएं, लिमिटेशंस, ठीक है, कमियां। इस उपागम से पाठ्यक्रम में उचित संतुलन बनाए रख पाना कठिन कार्य है। उचित संतुलन बनाए रख पाना कठिन कार्य है क्योंकि जब आप सीमित स्रोतों से सम्यक लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं, यानी कि कम से कम पाठ्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा अगर शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहोगे तो कुछ टॉपिक्स छूट भी जाएंगे, पाठ्यक्रम कुछ छूट भी जाएगा। तो इस उपागम से पाठ्यक्रम में उचित संतुलन बनाए रख पाना कठिन कार्य है। इसमें समय तथा श्रम अधिक लगता है, अतः यह मितव्ययी नहीं है, कम खर्चीला नहीं है। क्योंकि जब आप कम पाठ्यक्रम से ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहेंगे कि कम से कम विषय वस्तु में ज़्यादा से ज़्यादा शैक्षिक लक्ष्य प्राप्त किया जा सके, तो इसमें समय और श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। इसके अलावा इस उपागम के प्रयोग में प्रशिक्षित दक्ष व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। हर कोई ऐसा काम नहीं कर सकता कि बहुत सारे टॉपिक्स दे दिए जाएं, उनसे आपको कहा जाए महत्वपूर्ण टॉपिक छांटिए, तो ऐसा काम केवल और केवल प्रशिक्षित दक्ष ट्रेंड व्यक्ति ही कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा आता है समेकित उपागम, ठीक है, या इसको हम एकीकृत उपागम भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच। इस उपागम के द्वारा एकीकरण का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, ठीक है, छोटी छोटी चीजों को जोड़ना। तो इस उपागम के द्वारा पाठ्यक्रम के विकास में विभिन्न विषयों के ज्ञान को विभिन्न खंडों में प्रस्तुत ना करके उनको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, एक इकाई के रूप में संगठित कर लिया जाता है। इस उपागम के आधार पर विकसित पाठ्यक्रम को समेकित या एकीकृत पाठ्यक्रम कहा जाता है। एकीकृत उपागम के अर्थ को स्पष्ट करते हुए हेंडरसन ने लिखा है कि वह पाठ्यक्रम जिसमें विषयों की मध्य की बाधाएं तोड़ दी जाती हैं, उनका बंधन तोड़ दिया जाता है, प्रायः समेकित पाठ्यक्रम कहलाता है। एकीकृत पाठ्यक्रम के गुण, सबसे पहला गुण क्या है कि इस उपागम के माध्यम से छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ प्राप्त होता है, क्योंकि पाठ्य विषयों का एकीकरण कर दिया जाता है। दूसरा गुण है इस उपागम द्वारा विकसित पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित होता है, ठीक है, अनुभव पर आधारित होता है। इसके अलावा इस उपागम द्वारा जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, ऐसा पाठ्यक्रम, ऐसी शिक्षा जो हमारे जीवन में उपयोगी हो। इस उपागम में ज्ञान को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ओवरऑल रूप में प्रस्तुत किया जाता है, एक यूनिट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब इसके बाद इस उपागम से बालकों के नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से सरलता से संबंधित किया जाता है, जो प्रीवियस नॉलेज है उसको न्यू नॉलेज से आसानी से रिलेट किया जा सकता है। इसके अलावा एकीकृत उपागम में बालक की रुचियों का पूर्णतया ध्यान रखा जाता है, ये भी इसका एक गुण है। नेक्स्ट है सीमाएं, एकीकृत उपागम की सीमाएं। तो पहली सीमा क्या है, समस्त विषयों को एकीकरण, ठीक है, समस्त विषयों का एकीकरण, हर विषय को आप एकीकृत नहीं कर सकते, तो समस्त विषयों का एक साथ एकीकरण कर पाना संभव नहीं है, ये इसकी लिमिटेशन है। इस उपागम से पाठ्यक्रम विकास में बहुत से प्रकरणों के छूट जाने की संभावना बनी रहती है, कुछ की पुनरावृत्ति भी हो जाती है। जब आप यूनिट तैयार करते हैं, बहुत सारे विषयों को जोड़ते हैं, तो कुछ विषय दोबारा भी, कुछ टॉपिक्स दोबारा जुड़ जाते हैं, कुछ छूट भी जाते हैं। तो इस उपागम से पाठ्यक्रम विकास में बहुत से प्रकरणों के छूट जाने की संभावना बनी रहती है, कुछ की पुनरावृत्ति भी हो सकती है, इसलिए पाठ्यक्रम विकासकर्ता इस उपागम का कम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इस पाठ्यचर्या के शिक्षण में बहुत अधिक समय लगता है, ठीक है, जब आप यूनिट तैयार करते हैं तो पाठ्यक्रम ज़्यादा हो जाता है, इस पाठ्यचर्या के शिक्षण में बहुत अधिक समय लगता है। इसके अलावा इस पाठ्यचर्या द्वारा अध्यापक के कार्यभार में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट अगला दोष क्या है, छात्रों की रुचियों के अनुरूप पाठ्यचर्या का एकीकरण कर पाना संभव नहीं है। हर बच्चे में जो है उसकी रुचि अलग अलग होती है, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, तो रुचियों के अनुरूप पाठ्यचर्या का एकीकरण कर पाना
कठिन कार्य है। इसके बाद तीसरा है मानवतावादी, या इसको मानववादी उपागम भी कहते हैं, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो मानवतावादी उपागम जो मानव को केंद्र में रखे, ठीक है, मानव के ऐसी पाठ्यचर्या के विकास पर जोर दे जो मानव के लिए उपयोगी हो, इसीलिए इसको हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मानवतावादी उपागम कहते हैं। ये उपागम व्यवहार मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें पाठ्यक्रम का विकास करते समय विषय वस्तु एवं अधिगम अनुभवों का संगठन निगमनात्मक से आगमनात्मक अनुष्ठापन की ओर परिवर्तित हो जाता है, और विषय वस्तु परंपरागत से हटकर मानव के लिए उपयोगी, ठीक है, इसीलिए इसको मानवतावादी उपागम कहते हैं। विषय वस्तु मानव के लिए उपयोगी एवं सार्थक विषय वस्तु की ओर उन्मुख हो जाती है, ओरिएंटेड हो जाती है, अग्रसर हो जाती है। इसमें पाठ्यक्रम विकासकर्ता अधिगमकर्ता से संबंधित एवं उपयोगी विषय वस्तु के तथ्यों प्रकरणों के चयन पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि विषय वस्तु की मांग के अनुरूप। इस प्रकार इस उपागम में विषय वस्तु का चयन अधिगमकर्ता के जीवन अनुभवों, अभिवृत्तियों, भावनाओं एवं सामाजिक संदर्भ जिसमें वह रहता है के अनुरूप संगठित किया जाता है, ताकि उसमें मानवीय गुणों का विकास हो सके। इसके बाद मानवतावादी गुण उपागम के गुण या विशेषताएं। सबसे पहला गुण क्या है कि मानवतावादी उपागम में पाठ प्राय जीवन अनुभवों, समूह पाठ्यचर्याओं, ठीक है, पाठ्य समूह परियोजनाओं, अधिगम एवं रुचि केंद्र पर आधारित होता है। तो इसका गुण है रुचि पर आधारित होता है, ठीक है। ये अत्यधिक सुविधापूर्ण उपागम है। इस उपागम द्वारा विकसित पाठ्यक्रम आत्म प्रभाविता में वृद्धि करता है। जॉन डी किलपैट्रिक आदि ने मानवतावादी उपागम का प्रतिनिधित्व किया है, क्योंकि मानव को केंद्र में रख रहा है। इस उपागम के अंतर्गत अनौपचारिक या छिपी पाठ्यचर्या आती है। पाठ्यचर्या हमने दो तरह की पढ़ी थी, छिपी पाठ्यचर्या और मूल पाठ्यचर्या, ठीक है। जो हमें औपचारिक शिक्षा के में पाठ्यचर्या देखने को मिलती है उसको हम मूल पाठ्यचर्या कहते हैं, लेकिन इसके अलावा अनौपचारिक शिक्षा में जो जीवन पर्यंत चलती रहती है उसमें आती है आपकी छिपी पाठ्यचर्या। तो इस उपागम के अंतर्गत अनौपचारिक छिपी पाठ्यचर्या आती है। ये उपागम विषय सामग्री के कलात्मक, शारीरिक एवं सांस्कृतिक पक्षों पर केंद्रित है। नेक्स्ट है सीमाएं। तो सबसे पहली सीमा क्या है, इसके अंतर्गत औपचारिक एवं छिपी पाठ्यचर्या पर बल दिया जाता है, जो प्रत्येक शिक्षण स्तर पर संभव नहीं है, क्योंकि जो आपकी छिपी पाठ्यचर्या है वो हर स्तर पर संभव नहीं है। इसका क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा व्यापक होता है, जिसमें बालक का नैतिक, चारित्रिक, हर तरह का विकास आ जाता है छिपी पाठ्यचर्या के अंतर्गत। जो भी हम स्कूल में पाठ्यचर्या देखते हैं उसके अलावा जो भी बच्चा सीखता है विद्यालय में रहकर, वो सब आता है छिपी पाठ्यचर्या के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत अनौपचारिक एवं छिपी पाठ्यचर्या पर बल दिया जाता है, जो प्रत्येक शिक्षण स्तर पर संभव नहीं है। ये उपागम प्राय अनेकार्थी एवं अस्पष्ट है। छिपी पाठ्यचर्या के बहुत सारे अर्थ हैं, ठीक है। बच्चा जो भी कर रहा है वो सब छिपी पाठ्यचर्या में आएगा, केवल शैक्षणिक प्रक्रिया के अलावा। तो ये उपागम प्राय अनेकार्थी एवं अस्पष्ट है। ये अप्रत्यात्मक, ठीक है, अप्रत्यात्मक एवं सहयोग अधिगम का एक रूप है। अप्रत्यात्मक एवं सहयोग अधिगम का एक रूप है। इसमें सांस्कृतिक पक्षों पर अधिक बल दिया जाता है। नेक्स्ट है अनुशासनात्मक, या इसको हम विषयी उपागम भी कहते हैं, ठीक है। अनुशासनात्मक या विषयी उपागम, डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो विषयी का मतलब क्या है, जो विषय को केंद्र में रख के पाठ्यचर्या विकास को ध्यान में, पाठ्यचर्या का विकास विषय को केंद्र में रखकर किया जाए, ये आता है हमारा विषयी उपागम कहलाता है। पाठ्यक्रम विकास का अन्य उपागम अनुशासनात्मक उपागम है। इस उपागम को विषयी उपागम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी विषय के तथ्यों एवं अधिगम अनुभवों को अधिक महत्व दिया जाता है, विषयों को अधिक महत्व दिया जाता है, उन्हें क्रमागत एवं व्यवस्थित रूप में संगठित करके पाठ्यक्रम का विकास या सृजन किया जाता है। अनुशासनात्मक उपागम के अर्थ को स्पष्ट करते हुए क्रीडिल ने लिखा है कि अनुशासन आधारित उपागम एक विषय के अंतर्गत शिक्षण अभ्यास को विशेषता प्रदान करता है, और उस अनुशासन के चलन के लिए विषय वस्तु के ज्ञान और समग्रता की गहराई के विशिष्टीकरण के लिए शिक्षक को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके अनुशासनात्मक या विषयी उपागम के गुण या विशेषताएं। तो सबसे पहला गुण क्या है कि इस उपागम के अनुसार प्रत्येक अध्ययन विषय की एक मान्य संरचना होती है। हर विषय की अपनी अपनी एक संरचना होती है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है। प्रत्येक अध्ययन विषय की अपनी अध्ययन एवं अनुसंधान विधियां हैं,
सबका एक अलग अलग टीचिंग मेथड होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रत्येक विषय का अपना मूल एवं चिंतन क्षेत्र होता है। देखो, इसमें आपको ये समझना है कि हमें जो मोटी बात समझनी है कि विषय उपागम है, विषय पर जोर दे रहा है, ठीक है। प्रत्येक विषय का अपना मूल तथा चिंतन क्षेत्र होता है। प्रत्येक अध्ययन विषय की अपनी विषय वस्तु होती है। हर विषय का एक अलग सब्जेक्ट मैटर होता है। नेक्स्ट इसकी आती हैं विषयक उपागम की सीमाएं। पहली सीमा क्या है? ये उपागम पाठ्यचर्या में पृथक पृथक विषयों पर जोर देता है, हर तरह के अलग अलग विषय पर जोर देता है। तो इससे क्या होता है, इसमें सम्मिलित किए जाने वाले विभिन्न विषयों के मध्य पारस्परिक समन्वय में कमी की संभावना रहती है, ठीक है। अलग अलग विषयों पर जोर देता है तो विषयों में तालमेल नहीं हो पाता है, समन्वय नहीं हो पाता है। तो विभिन्न विषयों के मध्य पारस्परिक समन्वय में कमी की संभावना रहती है। इसके अलावा पाठ्यचर्या में पृथक पृथक विषयों का ही महत्व रह जाने के कारण पाठ्यचर्या के सामान्य विशेषज्ञों की कोई प्रभावी भूमिका नहीं रह जाएगी। जो सामान्य विशेषज्ञ हैं, ऑलराउंडर हैं, ठीक है, जो हर विषय का ज्ञान जिनको आता है, लेकिन आप जब अलग अलग विषयों को महत्व दे रहे हैं तो उनकी कोई स्पष्ट भूमिका नहीं रह जाएगी। इस प्रकार की पाठ्यचर्या में विभिन्न विषयों के मध्य अधिक स्थान प्राप्त करने के लिए खींचतान बढ़ जाती है। किस विषय को ज़्यादा महत्व देना है, किसको कम महत्व देना है, विषयों पर जोर दे रहा है, तो विषयों के मध्य खींचतान बढ़ जाती है। लास्ट उपागम है हमारा अंता विषयक उपागम, ठीक है। अंता विषयक या इसको हम अंता अनुशासनात्मक उपागम भी कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो अंता का मतलब क्या है? जब हम विषय के भी अंदर पहुंच जाएं, ठीक है, विषय के अंदर तो कहलाएगा अंता विषयक, विषय के अंदर क्या कहलाएगा? उप विषय। तो पाठ्यक्रम विकास का अन्य उपागम अंता अनुशासनात्मक उपागम है। इसे अंता विषय उपागम भी कहते हैं। नाम आपको दोनों के अलग अलग याद रखने हैं। जैसे आपका क्वेश्चन कभी अंता विषयक करके पूछ लेते हैं, कभी अंता अनुशासनात्मक करके पूछ लेते हैं। जब पाठ्यक्रम का विकास करते समय किसी मुख्य विषय क्षेत्र के साथ उसके उपविषयों को संविष्ट करे, ठीक है, उसके अंदर पहुंच जाए, विषय के अंदर पहुंच जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? अंता विषयक या अंता अनुशासनात्मक। जब पाठ्यक्रम का विकास करते समय किसी मुख्य विषय क्षेत्र के साथ उसके उपविषयों को संविष्ट करके पाठ्यक्रम का विकास करता है, तब इसे अंता अनुशासनात्मक या अंता विषय उपागम कहते हैं, अंता विषयक उपागम कहते हैं। जैसे कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान को बांट दिया जाता है, ठीक है, जैसे फिजिक्स अलग कर दिया, केमिस्ट्री अलग कर दिया है, मतलब भौतिकी, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इन सबको अलग अलग कर दिया जाता है। लेकिन पहला जो एक है वो तो विज्ञान ही है ना, तो विज्ञान को बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, अलग अलग खंडों में रखकर विज्ञान नाम से संवित पाठ्यक्रम सृजित किया गया है। यही अंता विषयक उपागम है, ठीक है, यही आपकी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। नोबेल एवं ग्रीन ने अंता अनुशासनात्मक उपागम को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अंता अनुशासनात्मक उपागम जांच करता है जो आलोचनात्मक ढंग से दो या दो से अधिक अनुशासनों विषयों से निष्कर्ष निकलता है और जिन्हें अनुशासनात्मक सूझ के एकीकरण के लिए अग्रसर करता है। अंता अनुशासनात्मक उपागम के गुण। तो सबसे पहला गुण क्या है? ये उपागम पाठ्यक्रम विकास का एक अन्य उपयोगी उपागम है, क्योंकि जो सब्जेक्ट को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया तो उससे ज़्यादा अच्छी तरह से फोकस हो पाता है। ये उपागम पाठ्यक्रम विकास में अधिगम के तात्कालिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। इस उपागम के द्वारा छात्रों में जिज्ञासु प्रवृत्ति पैदा होती है, ठीक है, जानने की इच्छा पैदा होती है। ये उपागम संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोशारीरिक क्षेत्रों को अंता संबंधित होने का विचार प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट आती हैं इसकी सीमाएं। पहली सीमा क्या है? इस उपागम के अनुरूप पाठ्यक्रम विकास के लिए विषय वस्तु के चयन करने एवं संगठित करने में दक्ष शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जिसका विशेष अभाव है, ठीक है, जिनकी कमी है कि जो डिवाइड करते हैं विषयों को उप विषय में, तो इसके लिए ट्रेंड टीचरों की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी है। इससे छात्रों को किसी एक विषय का ज्ञान पूर्ण रूप से प्रदान नहीं हो पाता। जब हम विषय को विषय में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होता है, विज्ञान में बहुत सारे विज्ञान हो जाते हैं, लेकिन अब एक ही फिजिक्स ही चूज करना है, इसलिए उसका केमिस्ट्री छूट जाएगा। तो इससे छात्रों को किसी एक विषय का ज्ञान पूर्ण रूप से प्रदान नहीं हो पाता है, ठीक है।
शिक्षक द्वारा उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग न करने से विषयों की जटिलता भी बढ़ जाती है। जब अच्छे टीचिंग मेथड से यूज नहीं किए जाते तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं सब्जेक्ट। इसके बाद आते हैं पाठ्यक्रम विकास के सोपान, ठीक है, क्योंकि हमारी यूनिट है प्रिंसिपल प्लानिंग एंड अप्रोचेज ऑफ करिकुलम। तो प्लान, पाठ्यचर्या विकास का हम योजना कैसे बनाएंगे, तो इसमें आते हैं पाठ्यक्रम विकास के सोपान, स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। सोपान का मतलब होता है स्टेप, किन स्टेप्स में हम पाठ्यचर्या का विकास करें, पाठ्यक्रम का विकास करें। तो इसमें भूमिका ऐसे रखेंगे कि पाठ्यचर्या निर्माण कार्य एक विशेष प्रकार का कार्य है, एक जटिल प्रक्रिया है जो अनुभवी व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता है। महान विद्वान D.K. व्हीलर ने अपनी पुस्तक करिकुलम प्रोसेस में पाठ्यक्रम विकास की विस्तृत विवेचना की है। व्हीलर के अनुसार पाठ्यक्रम संरचना के 5 सोपान, पद या स्टेप्स होते हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। पहली स्टेप क्या है कि शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरी है निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपयुक्त अधिगम अनुभवों का चयन। इसके अलावा अधिगम अनुभवों को प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त अंतर्वस्तु का चयन, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको चूज करना। इसके अलावा अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया की दृष्टि से चयनित अधिगम अनुभवों एवं अंतर्वस्तु संसाधनों का संगठन। जब आप सब्जेक्ट मैटर का सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है संसाधनों की। नेक्स्ट है संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से मूल्यांकन। लास्ट में मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, कि जो भी हमने शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण किया है वो प्राप्त भी हुए हैं या नहीं। पहला है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों का सबसे पहले पाठ्यक्रम विकास में हमें निर्धारण करना होता है कि पाठ्यक्रम विकास हम किस तरह से कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा क्या है कि निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हो तो उपयुक्त अधिगम अनुभवों का चयन। उसी तरह से हमें जो है शैक्षिक प्रक्रिया चलानी पड़ती है, उसी तरह से अधिगम अनुभव हमारे होते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या है मूल्यांकन। तो सामान्यतः पाठ्यचर्या का विकास इन्हीं पदों या सोपानों के अनुसार होता है, इसी क्रम में होता है, ठीक है, इन्हीं स्टेप्स के अनुसार होता है, एक क्रम में होता है। परंतु ये सभी पद एक दूसरे से इस प्रकार प्रभावित है कि इनको पृथक कर पाना, इनको अलग कर पाना संभव नहीं है। हर पर एक दूसरे का प्रभाव है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए व्हीलर महोदय ने पाठ्यक्रम विकास की संरचना प्रक्रिया को वृत्ताकार माना है, क्योंकि जब भी हम वृत्त देखते हैं तो वृत्त में एक पॉइंट दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। हम ये नहीं कह सकते कौन सा पॉइंट आगे है कौन सा पॉइंट पीछे है, तो एक पॉइंट दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। इसी तरह पाठ्यचर्या विकास के सोपान भी एक दूसरे पर डिपेंड है, इसीलिए इसकी संरचना को व्हीलर ने वृत्ताकार माना है, जिन्हें निम्न चित्र में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। ये आपका एक वृत्त है जिसमें पहला है लक्ष्य एवं उद्देश्य। सबसे पहले हमें लक्ष्य निर्धारित करने पड़ते हैं कि हम पाठ्यक्रम का विकास किन लक्ष्यों को देख कर रहे हैं। इसके अलावा अधिगम अनुभवों का चयन, उसी तरह से हमें टीचिंग मेथड जो है शैक्षिक प्रक्रिया चलानी पड़ती है। नेक्स्ट अंतर्वस्तु का चयन, सब्जेक्ट मैटर उसी तरह का हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। अधिगम अनुभव एवं अंतर्वस्तुओं का संगठन, ठीक है, संसाधनों का जो है जुटाते हैं। लास्ट में करते हैं मूल्यांकन कि जो पाठ्यक्रम का विकास किया है, जो हमने पाठ्यक्रम बनाया है वो सही है या नहीं सही है, ठीक है। इसी में आपका पाठ्यक्रम विकास में आने वाली प्रमुख बाधाओं को भी पढ़ लेते हैं। तो पाठ्यक्रम विकास में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं। पाठ्यचर्या विकास में अनेक बाधाओं के कारण ये अपेक्षित रूप से संपन्न नहीं हो पाती, जैसे कि हमें अपेक्षा है वैसे संपन्न नहीं हो पाती। मोरिस तथा हाउसन का अनुमानित विचार है कि किसी नवीन सफल प्रवृत्ति की व्यापक स्वीकृति में सामान्यतः 50 वर्ष तक लग जाते हैं। इसीलिए पाठ्यचर्या के मार्ग में आने वाली बाधाओं को जानना बहुत ही आवश्यक है। पाठ्यचर्या विकास में आने वाली बाधाएं निम्न प्रकार हैं। सबसे पहली बाधा क्या है कि परंपरा के प्रति प्रेम या झुकाव। कभी कभी क्या होता है, परंपरा के प्रति प्रेम की वजह से कोई टॉपिक है लेकिन उसकी हमें ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है, पाठ्यक्रम में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन परंपरा के प्रति प्रेम की वजह से वो आपका बना रहता है। जैसे कोई अगर हिंदू राजा है और कोई हिंदू परंपरा से जुड़ा अच्छा है टॉपिक है तो वो उसको हटाने नहीं देता, ठीक है। ऐसे ही किसी भी तरह से आप समझ सकते हैं कि परंपरा के प्रति प्रेम या झुकाव की वजह से कोई टॉपिक नहीं हटाया जा रहा है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इससे भी पाठ्यचर्या विकास में बाधा आती है। इसके अलावा शिक्षकों की जड़ता एवं रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता से हमारा क्या मतलब है, लकीर के फकीर। तो शिक्षक वही अपने में परिवर्तन चाहते ही नहीं है, ठीक है, मॉडर्न होना ही नहीं चाहते हैं। तो वो नई जो शिक्षण विधियाँ हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर जोर देना, ये वो नहीं करते हैं।
तो शिक्षकों की जड़ता एवं रूढ़िबद्धता भी पाठ्यचर्या विकास में बाधा होती है। इसके अलावा समुचित नियोजन का अभाव, ठीक है, समुचित नियोजन का अभाव, जब भी आप अच्छी तरह से प्लान नहीं करते हैं कि पाठ्यचर्या विकास हमें कैसे करना है, वो भी एक बाधा के रूप में सामने आता है। इसके अलावा राष्ट्रीय हट, पाठ्यचर्या विकास में राष्ट्रीय हट भी सामने आती है, क्योंकि हर राष्ट्र अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी सभ्यता को बढ़ाना देना चाहता है। लेकिन पाठ्यचर्या में सपोज अगर हम दूसरे की सभ्यता, दूसरे की संस्कृति, दूसरे की भाषा को दें तो उससे आपको फ़ायदा मिले, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय हट के कारण ऐसा नहीं किया जाता है कभी कभी, तो ये भी पाठ्यचर्या विकास में बाधा होती है। इसके अलावा आस्थाओं एवं सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता में कमी, जवाबदेही में कमी भी पाठ्यचर्या की विकास में बाधा के रूप में सामने आती है। तो ये आपकी पूरी यूनिट एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर होती है। इसके अलावा आपको बीएड सेकेंड ईयर या बीएड पर हर वीडियो, जो भी वीडियो है कि बीएड फर्स्ट ईयर है, बीएड सेकेंड ईयर है, फर्स्ट पेपर, थर्ड पेपर, सेकेंड पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। अन्य वीडियो को आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।